नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम साइंस के डिस्कशन में अब हम आगे बढ़ते हुए अपने नए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होम साइंस में वसा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फैट। तो आज का हमारा टॉपिक है वसा अर्थात फैट। तो हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया है कि हमें किस तत्वों से ऊर्जा मिलती है, हम अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया, प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, और आज का हमारा टॉपिक है वसा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वसा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो वसा का रासायनिक नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। पानी में ये कैसा होता है, वसा जो होता है पानी में अघुलनशील होता है। पर किस में घुलनशील होता है, यह क्लोरोफॉर्म ईथर में घुलनशील होता है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि क्या वसा पानी में घुलनशील है, क्या क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। तो ये आपको ऐसे ही बताना होगा कि क्लोरोफॉर्म और ईथर में यह घुलनशील होता है, जबकि पानी में यह वसा नहीं घुलता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। अगर सरल लिपिड पूछ लिया जाता है आपसे कि सरल लिपिड का रासायनिक नाम क्या है, तो सरल लिपिड को भी ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वसा का पाचन। जब हम वसा लेते हैं आहार के जरिए, तो वसा का जो पाचन होता है उस प्रक्रिया में वह जब टूटता है तो उसमें से एक ग्लिसरॉल का अणु निकलता है और 3 वसीय अम्ल के अणु निकलते हैं। ठीक है, तो जब वसा का पाचन होगा तो इन दो तत्वों में टूट जाएगा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में वसा टूट जाता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें और ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, आपका वसा बनता है। ठीक है, तो वसा का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनता है। ग्लिसरॉल का एक अणु होता है और वसीय अम्ल का अर्थात फैटी एसिड का 3 अणु होते हैं। उन 3 अणुओं के नाम दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया है ओलिक वसीय अम्ल। ठीक है, ओलिक फैटी एसिड। दूसरा पामेटिक वसीय अम्ल, ओलिक, पामेटिक, स्टीयरिक वसीय अम्ल। ये तीनों जो वसीय अम्ल होते हैं कैसे होते हैं, वसा के पाचन के स्वरूप निकलते हैं। ओलिक, पामेटिक एंड स्टीयरिक, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए। इसी प्रकार जब फैट की बात आती है तो हम एक लिपिड को भी बहुत पढ़ते हैं। तो लिपिड क्या होता है, लिपिड का नाम हम कैसे कहते हैं कि सभी जो पदार्थ होते हैं जैसे कि वसीय अम्ल होते हैं, फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉल, तो सब में लिपिड होता है, हम इन्हें लिपिड ही कहते हैं। तो जो लिपिड होते हैं क्या होते हैं, एक प्रकार के ईस्टर होते हैं। ठीक है, आपको शब्द याद रखना है, लिपिड क्या है, एक प्रकार के ईस्टर होते हैं जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोजन से बनते हैं, जैसे वसा बनता है। ठीक है, और ये लिपिड अगर टूटते भी हैं तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूटते हैं, और जब इनका निर्माण होता है तो वह ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल को आपस में जोड़ने से लिपिड बनते हैं। ठीक है, भारतीयों के भोजन में यानी कि हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें 10 से 30% ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो हमारे जो भोजन होती है, हमारी थाली होती है, इसमें जो भोजन होता है उसमें 10 से 30% भाग वसा का होता है। ठीक है, तो हमें ऊर्जा वसा से मिलती है। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहता है। ठीक है, यहाँ पे ताप पूछ रहा है, कितने ताप पर वसा जम जाती है, तो वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहता है। तो ठोस रहने की जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं संतृप्त, जो जमना जिसे कहते हैं, जब जमता है तो उसे बोलते हैं संतृप्त। मतलब वसा कैसा है, तो वसा संतृप्त होती है, मतलब जमने का गुण होता है। और तेल कैसा होता है, तेल इसी ताप पर अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस पर ही किस अवस्था में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव के रूप में रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तेल लिक्विड रहता है और वसा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जम जाता है। मतलब वसा जो है संतृप्त होती है और तेल असंतृप्त, क्योंकि असंतृप्त का मतलब होता है जमा ना होना अर्थात द्रव के रूप में। ठीक, तो हमने ये रिवाइज कर लिया, मतलब उसकी रीडिंग लगा ली। नेक्स्ट पर चलते हैं हम।
ग्लिसरॉल क्या होता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वसा का जब पाचन होता है तो ग्लिसरॉल के एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु मिलते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। GLYCEROL स्पेलिंग जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्लिसरॉल, क्योंकि कभी कभी पेपर में हिंदी इंग्लिश में अगर गलतियाँ दे देता है हिंदी में लिखने में तो उसे इंग्लिश को ही सही माना जाता है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते पॉइंट पे। एक प्रकार का अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, लास्ट का शब्द आपको देखना ऑल, यानी कि अल्कोहल। एक प्रकार का यह अल्कोहल होता है, इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं, मतलब 3 कार्बन अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल को बनाते हैं। इसका अल्कोहल मुक्त होकर क्या होता है? 3 वसीय अम्ल में जुड़ जाता है। इसका जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल या एक प्रकार का अल्कोहल है जो 3 कार्बन के मिलने से बनता है, अर्थात 3 कार्बन अणु होते हैं। और इसका जो अल्कोहल होता है जब फ्री हो जाता है तो 3 वसीय अम्ल से मिल जाता है, जिनके हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। वो 3 वसीय अम्ल कौन से हैं? ठीक, यह खाए जाने वाले सभी वसायुक्त पदार्थ में रहता है। हम जो भी वसायुक्त पदार्थ खाते हैं उसमें ये ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। वसायुक्त खाद्य में वसायुक्त पदार्थ है। सरल लिपिड में यही वसा उपस्थित होती है। जो सरल लिपिड होती है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं उसमें यह ग्लिसरॉल पाया जाता है। मतलब सरल लिपिड में अगर पूछते हैं डायरेक्टली क्या उपस्थित है तो सरल लिपिड में ग्लिसरॉल उपस्थित रहता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वसीय अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट में वसीय अम्ल। हमने ग्लिसरॉल पढ़ लिया। ग्लिसरॉल कितने होते हैं? जो एक अणु वसा के पाचन के दौरान एक अणु ग्लिसरॉल का निकलता है। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जो कार्बन के 3 अणु से बना होता है। सरल लिपिड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, अर्थात इसी तरह की वसा होती है। फिर दूसरा क्या था कि 3 वसीय अम्ल के अणु निकलते हैं। तो 3 वसीय अम्ल के अणु जो निकलते हैं, अब यहाँ पे हमें वसीय अम्ल को डिस्कस करना है कि वसीय अम्ल क्या होते हैं। तो वसीय अम्ल क्या होते हैं? यह भी कार्बन की श्रृंखला है। जैसे ग्लिसरॉल है ना, कार्बन के 3 अणु से बना हुआ है। तो वसीय अम्ल जो होते हैं ये कार्बन के 4 अणु से बने होते हैं, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 अणु। तो वसीय अम्ल कार्बन के 4 से 22 अणुओं तक मिली एक क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला होती है। और जैसे जैसे सब में ये अलग अलग, जैसे कोई भी पॉमेटिक है, स्टीयरिक है, तो वसीय अम्ल कई सारे इसलिए हैं क्योंकि सब में ये श्रृंखला अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से संरचना अलग हो गई, तो उनके वसीय अम्ल में गुण भी अलग अलग हो गए। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़ता है किसके जरिए? सिंगल बॉन्ड, कभी कभी डबल बॉन्ड, इसके जरिए जो जुड़ता है इसी से उनमें अंतर आ जाता है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन की जुड़ने की श्रृंखला, कार्बन की संख्या की श्रृंखला, इन सब में अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाना, मतलब अलग अलग हो जाना से वसीय अम्ल अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि कई तरह के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के वसीय अम्ल को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। हमने पढ़ा था अभी कि संतृप्त जो होते क्या होते हैं? ठोस होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर जमा होते हैं, ठीक है। और असंतृप्त जो कि द्रव के रूप में होते हैं। इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो संतृप्त वसीय अम्ल क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल वह अम्ल वसीय अम्ल जो कि जमे हुए अवस्था में रहते। संतृप्त का अर्थ होता है जमा होना। तो इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? जैसे सीधे से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है? तो इन चारों का में से नाम दे दिया और किसी एक अन्य का नाम दिया, तो इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए। तो ब्यूटायरिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ठीक है। ब्यूटायरिक अम्ल की वजह से ही मक्खन जो होता है उसमें खुशबू पाई जाती है। कैप्रिलिक अम्ल की वजह से नारियल के तेल में खुशबू होती है, ठीक है। वनस्पति तेलों में पोमेटिक एसिड होता है। फैटी एसिड है, इसके आगे वसीय नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि प्रोटीन वाले अम्ल हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा प्रोटीन के अमीनो एसिड वगैरह से। तो मक्खन में खुशबू ब्यूटायरिक एसिड, नारियल का तेल कैप्रिलिक
अम्ल, जैसे कोकोनट से आप कोकोनट सिरका से कैप्रिक ऐसे मैच बना लीजिए कुछ। फिर वनस्पति तेलों में पॉमेटिक अम्ल, प्राणी जगत और वनस्पति जगत, मतलब प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले तेल, वनस्पति जगत से प्राप्त होने तेल वाले दोनों में स्टीयरिक फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके संतृप्त वसीय अम्ल हो गए। अब असंतृप्त वसीय अम्ल जो कि द्रव के रूप में होते हैं। असंतृप्त का मतलब जो जमा नहीं होते। तो इसमें पहला है ओलिक अम्ल। ठीक है, तो पहला आपका इसमें आएगा ओलिक अम्ल, ये तेल में भी होता है और वसा में भी होता है। फिर पाल्मिटोलिक अम्ल, मक्खन व बीज के तेलों में। लिनोलिक अम्ल, इलियोस्टीयरिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 जो होंगे संतृप्त होंगे और 1 असंतृप्त होगा या कोई अन्य होगा। तो आपको छांटना रहेगा कि कौन असंतृप्त वसीय अम्ल है, कौन संतृप्त वसीय अम्ल है। ठीक, तो ये आपको देखते हुए याद हो जाएगा। ओलिक, पाल्मिटोलिक, लिनोलिक, एलियोस्टीयरिक और एराकिडोनिक अम्ल। इसमें से जो है हमें इसके आगे पढ़ते हुए चलना है। असंतृप्त वसीय अम्ल कैसे होते हैं? ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो वसीय अम्ल होते हैं। संतृप्त, ये सिंगल बॉन्ड होता है इनके अणुओं के बीच, और असंतृप्त वसीय अम्लों में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। और कैप्रिलिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैप्रिलिक को एन डेकानोइक नाम से भी जाना जाता है। एन डेकानोइक नाम से भी जाना जाता है। सबके अन्य साइंटिफिक नेम भी हैं, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है टीजीटी पीजीटी के लेवल पे। पॉमेटिक का इसी तरह नाम है, एन हेक्सानोइक, ये डेकानोइक है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल, ये था इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा संतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल। अब क्या है? आवश्यक वसीय अम्ल। तो आवश्यक, जैसे हमने अमीनो एसिड पढ़ा था कि आवश्यक 2 टाइप के होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। तो आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? जिन्हें हमें शरीर को ज़रूरत तो होती है, लेकिन वो शरीर में बनते नहीं है, तो उसके लिए हमें भोजन से लेना पड़ता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? फिर आवश्यक। उसी तरह वो फैटी एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें उन्हें बाहर से अर्थात भोजन से लेना पड़ता है, तो वह क्या कहलाते हैं? वह आवश्यक फैटी एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है आवश्यक फैटी एसिड। तो इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। ठीक है, ये इसके 3 उदाहरण हैं। लिनोलेनिक अम्ल क्या होते हैं? हमारी रक्त वाहिनियों में सेमी परमिएबल बनाते हैं, मतलब अर्धपारगम्य बनाते हैं। सेमी परमिएबल गर्मी के मौसम में जो हमारे शरीर से पसीने के रूप में भाप निकलती है, जब हमें बहुत पसीना आता है और फिर ऐसा लगता है शरीर से भाप निकल रही हो, तो उसे नियंत्रित करने का काम करता है कौन सा फैटी एसिड? लिनोलेनिक अम्ल फैटी एसिड। ठीक है, तो लिनोलेनिक, इसमें लेनिक है उसमें लिक है, लेनिक लिक। ठीक, या लिक को कभी लाइक भी लिखा रहेगा। तो लेनिक में जब एन का यूज हुआ है, हमारी रक्तवाहिनी में क्या करता है? सेमी परमिएबल बनाता है। ठीक है, अर्धपारगम्य बनाता है, मतलब थोड़ा बहुत आर पार आने जाने को लायक बनाता है। या क्या करता है? शरीर के भाप को नियंत्रण करता है पसीने जब निकलता है। और लिनोलिक क्या करता है? यह अधिक मात्रा एराकिडोनिक अम्ल में बदल जाती है। जब लिनोलिक एसिड जो होता है फैटी एसिड, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वह क्या होता है? वह एराकिडोनिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और लिनोलिक अम्ल क्या होता है? इसका किसमें सहायक होता है? तो लिनोलिक फैटी एसिड जो होता है त्वचा संबंधी रोग में सहायक होता है उपचार के लिए। त्वचा संबंधी रोग के उपचार के लिए सहायक होता है लिनोलिक। ठीक है, लिनोलेनिक सेमी परमिएबल, शरीर के भाप के नियंत्रित करता है। लिनोलिक
या क्या कहता है, त्वचा संबंधी रोग का उपचार में सहायक होता है। और जब यह एक्सेस हो जाता है, शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यह एराकिडोनिक अम्ल में यानी कि फैटी एसिड में बदल जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। यहाँ पे हम अब फैटी एसिड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो हमने आवश्यक फैटी एसिड वहीं पे पढ़ लिया, ठीक, जो शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, बट हमारे शरीर में वो बनते नहीं हैं। अब वसीय अम्ल का वर्गीकरण। तो वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। असंतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त का मतलब जमा जो हो जाते हैं, और असंतृप्त जो द्रव के रूप में होते हैं। तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके नाम। संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, पॉमेटिक, कैप्रिलिक, स्टीयरिक, आर्किटिक। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि वसा के प्रकार, संतृप्त फैटी एसिड और संतृप्त फैटी एसिड, तो उसी का ही है ये फैटी एसिड। वहाँ पे हमने वसा के अम्ल के मतलब वसीय अम्ल के गुण पढ़े थे, तो वसीय अम्ल को यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्यूटायरिक। तो संतृप्त वसीय अम्ल जो है उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला हो गया ब्यूटायरिक, पॉमेटिक, कैप्रिलिक, स्टीयरिक और आर्किटिक। इसके नाम हमने पीछे डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ब्यूटायरिक मक्खन की खुशबू, पॉमेटिक जंतु व वनस्पति तेल, कैप्रिलिक कोकोनट मतलब कि नारियल का तेल। ये सब तेल और वसा ही इसमें आएंगे, ठीक है। तो स्टीयरिक में भी जंतु या वसा तेल, जंतु या वनस्पति तेल। और आर्किडिक आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है, या मूंगफली के तेल में या फिर चर्बी में उपस्थित होता है यह फैटी एसिड, ठीक है। संतृप्त फैटी एसिड इसे कहते हैं। इसका क्या होता है, इसके गुण देख लेते हैं। ये इसमें जमने का गुण होता है, संतृप्त में जमना। और क्या होता है, यह वातावरण से प्रभावित होता है। इसका वातावरण इसके लिए मायने रखता है, ठंडा है कि गर्म है, उस हिसाब से इसमें बदलाव आ जाता है। फिर उसके बाद इसके अलावा लॉरिक भी आता है, लॉरिक LAURIC, लॉरिक मतलब गोले का तेल। फिर इसके अलावा इसमें आएगा कॉपरिक में आ जाएगा इसमें ताड़ का तेल जो पाम ऑयल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल वो वसीय अम्ल होते हैं जो कि नहीं जमते हैं, नहीं जमते हैं, ठीक है। और वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो नहीं, जब इन्हें जमना ही नहीं तो वातावरण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये हमेशा द्रवित अवस्था में ही रहते हैं। और जो ये जमते नहीं हैं तो ये हम किसको देते हैं, जब ये इनमें जमने का गुण नहीं होता, अर्थात ये हमारे वाहिनियों में भी नहीं जमेंगे, हृदय में भी कहीं नहीं जमेंगे कि एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस हो गया, तो ये हृदय रोगियों को दिया जाता है, हृदय रोगियों को दिया जाएगा ना जमने के गुण के कारण, ठीक है। और यह एक अनिवार्य वसा है, ये इतना तो आपको एक नॉर्मल इंसान को लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य वसा है, ठीक। अनिवार्य वसीय अम्ल नहीं है। वसा का मतलब कि इतना तो अनिवार्य होना चाहिए कि थोड़ा बहुत तो हमें अपने डाइट में फैट लेना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अब असंतृप्त फैटी एसिड दो टाइप में होते हैं। एक होता है मोनो असंतृप्त, जिसको हम MUFA MUFA लिखते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड। असंतृप्त की इंग्लिश क्या होती है, अनसैचुरेटेड। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है MUFA क्या है, या MUFA निम्नलिखित में से MUFA किसका नाम नहीं, कौन सा निम्नलिखित में से MUFA नहीं है। तो MUFA और PUFA, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इंग्लिश भी। मोनो, यू से अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है, ना जमने वाला फैटी एसिड। और ये दूसरा क्या होता है, पॉली असंतृप्त, यानी कि PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके उदाहरण क्या है, ओलिक और पॉल्मीटोलिक। तो ओलिक कहाँ से पाया जाता है, ओलिक आपका पाया जाता है जैतून में, जैतून का तेल होता है ना, ऑलिव ऑयल,
जैतून के तेल में और राई में ओलिक फैटी एसिड पाया जाता है। और पॉल्मीटोलिक पॉल्मीटोलिक आपके सूअर और मछली में पाया जाता है। सूअर और मछली में पाया जाता है। ठीक, तो ये मूफा के उदाहरण है। मूफा के उदाहरण कौन कौन से? ओलिक और पॉल्मीटोलिक। ओलिक, पॉल्मीटोलिक। ओलिक में टोलिक, ओलिक टोलिक, ओलिक टोलिक जो याद कर लेंगे आप तो याद हो जाएगा। ओलिक टोलिक, पॉल्मी आगे लगा दिया। फिर उसके बाद पॉलिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फूफा क्या है? उदाहरण लिनोलिक हमने पीछे पढ़ा था, जो कि त्वचा के संबंधी रोगों के उपचार के लिए होते हैं। एराकिडोनिक, जब लिनोलिक की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो इसकी जो मात्रा अधिक होती है वह एराकिडोनिक में बदल जाती है। ठीक है। और तीसरा होता है लिनोलेनिक, जो सब सेमी परमिएबल बनाते हैं रक्तवाहिनियों में। तो ये तीनों क्या आते हैं? आपके फूफा के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों आवश्यक वसीय अम्ल भी होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आवश्यक एसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। फैटी एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। लिपिड का वर्गीकरण। हमने लिपिड पढ़ा था कि लिपिड क्या होते हैं? लिपिड क्या होते हैं? ईस्टर होते हैं। और इनका संयोजन कैसे होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के संयोजन से इनका निर्माण होता है। तो ये लिपिड होते हैं। प्राप्ति के आधार पे लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? प्राणिज लिपिड और जंतु लिपिड, अर्थात प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले लिपिड और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले लिपिड। और संरचना के आधार पर भी यह 3 प्रकार के होते हैं। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और तीसरा आपका व्युत्पन्न लिपिड। ठीक है, तो इसी का आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें। तो प्राणिज लिपिड क्या होते हैं? पहले तो हम इसको देखते हैं। सरल लिपिड। सरल लिपिड में क्या होते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, हमने पढ़ा था ट्राइग्लिसराइड। सरल लिपिड को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, जो कि वसा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो सरल लिपिड में क्या होता है? भोजन में प्राप्त वसा सरल वसा होती है। जो मनुष्य अपने भोजन में खाता है तो वह नॉर्मली सरल लिपिड में आता है। इसमें कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण जैसे कि सरल लिपिड के उदाहरण हैं आपके वसा है, तेल है, मोम है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सरल लिपिड में आती हैं, उनके उदाहरण हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका संयुक्त लिपिड। मतलब एक इसमें क्या होता है? एक इसमें गुण होता है आपका कि एक लिपिड होता है और दूसरा अन्य अकार्बनिक पदार्थ। मतलब एक लिपिड के साथ दूसरा पोषक तत्व जब जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त लिपिड। जैसे आपका फॉस्फोलिपिड, फिर लिपोप्रोटीन। तो लिपो बोले चाहे लाइपो बोले, तो लिपो और लाइपो लिपिड है। और लिपिड के साथ क्या मिल गया आपका? प्रोटीन। फॉस्फोरस मिनरल है और उसके साथ आपका मिल गया लिपिड। तो संयुक्त प्रोटीन का मतलब खुद लिपिड मिलना, अर्थात एक वसा का मिलके दूसरे किसी पोषक तत्व हो, चाहे प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, कार्बोज हो, इनका मिलना वो संयुक्त लिपिड कहलाता है। तो लिपोप्रोटीन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तब तक और उदाहरण देख लेते हैं। फिर इसका और क्या है, जैसे ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। और फिर उसके बाद आपका तीसरा आता है व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं? जब सरल और संयुक्त लिपिड का जल के द्वारा अपघटन किया जाता है, यानी कि सरल और संयुक्त लिपिड दोनों का जब हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वो जटिल से सरल में टूटते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक नया तत्व बनता है, उसे व्युत्पादित यानी कि व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं। ठीक है, जटिल से सरल करने की प्रक्रिया में व्युत्पन्न लिपिड का उत्पादन होता है। इसी के अंतर्गत व्युत्पन्न क्या होते हैं? स्टीरॉल्स होते हैं। जो स्टीरॉल्स होते हैं उन्हें व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। स्टीरॉल्स, अब स्टीरॉल्स किसका उदाहरण है? स्टीरॉल्स क्या है? यह एक
व्युत्पन्न लिपिड है। मतलब जल अपघटन की प्रक्रिया के स्वरूप जब सरल और संयुक्त लिपिड का जल अपघटन किया गया तो स्टीरॉल्स बना, जिसे व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। तो जो स्टीरॉल होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें वसीय अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, और इसमें अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता है, इसमें अल्कोहल होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। जो जीवन सत्व डी उत्पन्न, मतलब जीवन सत्व डी का मतलब है कि विटामिन डी को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये स्टेरॉल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अर्गोस्टेरॉल। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों विटामिन डी का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है? प्राणी जगत से पाया जाता है। ठीक है, प्राणी जगत से प्राप्त वसा से इसका निर्माण होता है। त्वचा के नीचे ही रहता है हमारे। कोलेस्ट्रॉल रहता है, कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थोड़ा सा तेल वगैरह बंद करो, कम करो। धूप में रहने से क्या होता है? सूर्य की किरणों के पड़ने, तो जब धूप में आप रहते हो तो सूर्य की किरणों के पड़ने से क्या होता है? फिर आपका विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है। यदि रक्त में इस वसा की मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है? यह रक्त धमनियों में जम जाता है और रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती है, और हमारा क्या होता है? फिर रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 150 से 200 mg पर 100 ml। ठीक है, ये हमारे पास 100 ml ब्लड में 150 से 200 mg हमारा कोलेस्ट्रॉल सही है। इसके ज़्यादा है या कम है तो वो आपके ब्लड वेसल्स में यानी कि रक्तवाहिनियों पर असर डालता है। रक्त में इससे अधिक मात्रा अगर हो गई तो क्या होगा? रक्त धमनियों के अंदर भाग में क्या होगा? यह जमा हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा? रक्त धमनियाँ जो इतनी छोटी, मतलब पतली पतली वेसल्स होती हैं जो रक्त लाने ले जाने का कार्य करते, तो इनका व्यास जब इसमें यहाँ घी जम गया या समझ लिए यहाँ पे वसा जम गया, तो इनका जो जाने आने का रास्ता होगा वो पतला हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपकी धमनियाँ छोटी हो जाएंगी और उनकी गति, मतलब कि ब्लड ले जाने आने की जो गति होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो हृदय संबंधी रोग होंगे और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सब किसके वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉल्स का ही एक रूप है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? अगर पूछ लिया जाए डायरेक्टली, विटामिन डी का निर्माण निम्न में से किसकी सहायता से होता है? ये कौन करता है? तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का निर्माण भी करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। और कितना नॉर्मल होता है इंसानों के लिए कोलेस्ट्रॉल? 150 से 250 mg पर 100 ml। ठीक है, सेकंड इसमें होता है स्टीरॉल का टाइप अर्गोस्टेरॉल्स। अर्गोस्टेरॉल्स, तो अर्गोस्टेरॉल्स क्या होते हैं? ये खमीर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो हम खमीर बनाते हैं, मतलब कि चीज़ को भिगो के रख देते हैं, खमीर उठाते हैं, तो उसमें अर्गोस्टेरॉल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यीस्ट में। यह हमारे शरीर में, यह भी त्वचा के नीचे ही होता है, और सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज में ये भी विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो अर्गोस्टेरॉल भी क्या करते हैं? ये भी विटामिन डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये हमें ब्लड वेसल्स में काम करता है। अर्गोस्टेरॉल क्या करता है? यह हमारे त्वचा के नीचे स्थित होता है, और दोनों ही विटामिन डी का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा, व्युत्पन्न में स्टेरॉल्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल अर्गोस्टेरॉल उसी का रूप होते हैं। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना था? इसमें संयुक्त लिपिड में एक लिपोप्रोटीन होता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, लिपिड प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन के मिलने से लिपोप्रोटीन, या जिसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वह बनता है। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं लिपोप्रोटीन में। 3 लिपोप्रोटीन होते हैं। वेरी लार्ज, इसके क्या कहते हैं? वेरी लार्ज डेंसिटी, सॉरी लार्ज नहीं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन
और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह क्या होता है ना कि लीवर में ये तीनों ही किस में पाए जाते हैं, आपके यकृत में पाए जाते हैं, अर्थात लीवर में पाए जाते हैं ये तीनों ही लिपोप्रोटीन। लीवर में VLDL, जो VLDL होता है ये क्या करता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल में ले जाता है। जो हमारा जो शरीर का जो फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको कहाँ पे लेके जाता है, रक्त वाहिनियों में लेकर जाता है, क्योंकि रक्त वाहिनियों के जरिए ही जाएगा फैट और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इससे क्या होता है, मसल्स में फैट जमा होता है और फिर ये किस में जमा हो जाता है, हमारे मांसपेशियों में वसा जमा हो जाती है। VLDL उसको रक्त वाहिनियों के जरिए वसा को और कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है और हमारे मांसपेशियों में वसा जमा हो जाती है। और ये किस में बदल जाता है, फिर जब मांसपेशियों में वसा जमा हो जाती है तो यह LDL में बदल जाता है। ठीक है, LDL में। तो HDL वेसल में जाकर, अब ये वहाँ पे ये मांसपेशियों में जमा हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रक्त वाहिनियों में जमा होना शुरू हो जाता है तो ये LDL हो जाता है। तो HDL वहाँ पे आकर हाई डेंसिटी वाली जो लिपोप्रोटीन है ये क्या करता है, HDL ये रक्त वाहिनियों में जाता है और LDL जो यहाँ पे LDL जमा हो गया है, LDL क्या कर रहा है, रक्त वाहिनियों में वसा को जमा दे रहा है, तो वहाँ से वसा को वापस लीवर में लेकर आता है। तो HDL क्या करता है, रक्त वाहिनियों में जमा करने वाली वसा यानी कि LDL को वापस लीवर में ले आता है। यह कौन करता है, HDL। ठीक है, अब एक बार हम इसको सिंपली या फास्टली समझते हुए देखते हैं। तो ये आपका लीवर है, ठीक है, लीवर में ही ये तीनों है, लीवर बहुत परफेक्ट नहीं बना है। ठीक है, लीवर में HDL, LDL और VLDL होता है। तो VLDL क्या करता है, ये आपकी पतली पतली वेसल्स हैं, इनमें क्या करता है, इनके जरिए वह वसा और कोलेस्ट्रॉल को VLDL लेकर जाता है। ठीक है, और ये मांसपेशियों में जमा हो रहा है वसा तब तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन यह रक्तवाहिनियों में ही, ये रक्तवाहिनी है तो रक्तवाहिनी में ही जो LDL है इनको जमा देता है। तो HDL क्या करता है, LDL को लाता है कहाँ पर, यकृत में वापस, कि रक्तवाहिनियों में वसा को मत जमा हो। ठीक है, तो ये LDL क्या होता है, LDL बुरा होता है और HDL अच्छा होता है। LDL बुरा लिपोप्रोटीन है और HDL अच्छा लिपोप्रोटीन है, क्योंकि HDL क्या करता है, हमारी रक्तवाहिनियों में वसा को या कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है और LDL क्या करता है, रक्तवाहिनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देता है। ठीक है, तो LDL पित्तरस से जब यकृत में ये आता है तो यकृत में क्या बनता है, पित्तरस, बाइल जूस। तो यकृत में पित्तरस से क्रिया करता है ये LDL, पित्तरस LDL से क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, LDL आपका टूट जाता है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। फिर हम आगे चलते हैं, ये हमारा सारा फैटी एसिड हमने पढ़ लिया, स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, अर्गिस्ट्रॉल ये पढ़ लिया। अब हम फैट के कार्य पढ़ते हैं। तो फैट का कार्य में हम पढ़ते हैं, पहला 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। अब जो ऊर्जा उत्पादन करता है तो ऊर्जा का संग्रह भी करता है, किसके रूप में, चर्बी के रूप में, मांसपेशियों में जमा हो जाता है वसा के रूप में। ठीक, प्रोटीन की बचत होती है, अर्थात देखिए जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों उपस्थित रहेंगे तो प्रोटीन अपना काम कर सकेगा। प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य तो निर्माण करना है, अंगों की देखरेख करना है। तो जब फैट अपना काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा, तो प्रोटीन को ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, इससे प्रोटीन की बचत होगी। ठीक है, और यह वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। आमाशय में पाचक रस के स्राव को कम करता है। आमाशय में जो पाचक रस होते हैं उनके स्राव को कम करता है। आमाशय से कौन से, पेप्सिन, लाइपेज,
और क्या जठर रस होते हैं, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, कई सारे स्राव होते हैं, उनको क्या करता है, उनको बैलेंस करता है। विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिनों का अवशोषण जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी, ये क्या करता है, वसा क्या करता है, शरीर में पाचक रस, विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। वसा में क्या करता है, जो ए डी ई के होते हैं, इनके अवशोषण की उपस्थिति को सहज करता है। विटामिन जो अवशोषण ए डी ई की, जब इनका क्या करता है, ये घुलनशील विटामिन होते हैं तो इनको अवशोषित करके अपने पास संचित मतलब कि संरक्षित रखता है, तो इससे हमारे शरीर में इनकी उपस्थिति सहज रूप से बनी रहती है। फिर क्या होता है, यह पाचन नली के पाचन मार्ग के स्नेहक के रूप में कार्य करता है, जिस अर्थात ये मार्ग को कैसा बनाए रहता है, जो हमारा मार्ग होता है उसे चिकना बनाया रहता है, जिससे क्या होता है, मल शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया अच्छे से चलती है। फिर आगे क्या है, वसा की कमी से फिनोडर्मा रोग हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों बड़ों में फिनोडर्मा बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। इसमें क्या होता है कि पीठ, पेट, जांघ, कूल्हे की त्वचा पे नुकीली फुंसी निकल आती है। और त्वचा कैसे लगती है, अब जैसे इसमें पूछ सकता है त्वचा किस प्रकार हो जाती है, कछुए के प्रकार, तो इसमें त्वचा कछुए के समान हो जाती है क्योंकि नुकीली फुंसियाँ इस पर निकल आती हैं। और वसा की अधिकता से मोटापा, हृदय संबंधी रोग और मधुमेह की बीमारी होती है। इससे संबंधित अन्य शब्दावलियाँ हैं जैसे कि काइलोमाइक्रोन्स किसे कहते हैं, तो रक्त में जो वसा के कण उपस्थित होते हैं उन्हें हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण, जब तेल, हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस होती है जिसे तेलों का कठोरीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा मतलब तेल जो द्रव में है उसको यह जमा देता है। उदाहरण जैसे डालडा, जैसे वो तेल डालडा क्या होता है, पहले पिघल जाता है फिर जमा हो जाता है, तो ये हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस के द्वारा किसी द्रवित पदार्थ मतलब असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में तब्दील किया जाता है। साबुनीकरण क्या होता है, हम सोचते हैं साबुन में ही होता है, पर ऐसा नहीं है, यह प्रक्रिया शरीर में भी होती है। इसमें क्या होता है, वसा का क्षार के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो वसा का जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है यानी कि बेस के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। वसा के दो परीक्षण होते हैं, एक होता है आयोडीन वैल्यू और एक होता है एसिड वैल्यू। आयोडीन वैल्यू से असंतृप्त वसा की मात्रा पर पता चलता है, मतलब कि द्रव के रूप में जो वसा होती है उसकी मात्रा का अर्थात तेल की मात्रा का पता चलता है आयोडीन वैल्यू से। और एसिड वैल्यू से इसमें फ्री फैटी एसिड की मात्रा का पता चलता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चर्चा में, जिसमें हम वसा पे आधारित कुछ 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अपनी क्षमता को हम आंकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, की सीरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वसा की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, मधुमेह, फाइनोडर्मा, ओबेसिटी, क्वाशियरकोट। तो मधुमेह क्या होता है, यह कार्बोज की वजह से होता है। फाइनोडर्मा या फिनोडर्मा यह वसा की कमी से होता है। ओबेसिटी कार्बोज की अधिकता से होता है और क्वाशियरकोट प्रोटीन की कमी से होता है। फाइनोडर्मा में क्या हो जाता है, कछुए की त्वचा की जैसे स्किन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। वसा या लिपिड्स कैसा भोज्य पदार्थ है, चिकनाई युक्त, नमकीन, सूखा हुआ, मिश्रित। तो वसा या लिपिड चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है, तो आपका ऑप्शन क राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, कैलोरी अर्थात ऊर्जा। तो 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ 9 कैलोरी, 9.2 कैलोरी अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से मिलती है वसा से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग वसा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, MUFA का सबसे अच्छा स्रोत है, MUFA अर्थात मूफा।
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल, मकई का तेल। तो अनसैचुरेटेड का मतलब कि वह जमता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन का सोया का तेल। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित वसा में से कौन सा वसा स्वस्थ वसा माना जाता है? पशु का वसा, ट्रांस फैट, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। ऑप्शन का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। जो शाकाहारी आहार लेते हैं हम, वेजिटेरियन फूड, उसमें किसकी कमी होती है? संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की, और संतृप्त वसीय अम्ल की, विटामिन सी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, संतृप्त वसीय अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिशु के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक फैटी एसिड है? लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिशु के लिए आवश्यक वसीय अम्ल है ऑप्शन ग, आर्किडोनिक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बी में जितने भी आते हैं विटामिन बी में, B1, B2, B3, B5, ओके। तो वो उन सबको मिला के हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और सी, B1, B2, B3, बी और डी, ए डी ई के, माफ कीजिएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ऑप्शन का आपका राइट आंसर है। सॉरी, विटामिन बी और सी नहीं होगा, विटामिन बी, एक मिनट बता रहे हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके शरीर में एडजस्ट हो जाते हैं, ए डी ई के, ठीक है। और ये तीनों जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये कैसे होते हैं? ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त किसको नियंत्रित करने में सहायता करता है? ठीक है। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बस समझेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ठीक, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त किसको नियंत्रित करने में सहायता करता है? ठीक है। शर्करा के स्तर को, लिपिड के स्तर को, सोडियम के स्तर को, प्रोटीन के स्तर को। तो क्या होता है, इसमें फैट की बात हो रही है, तो इसमें या लिपिड के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? पहला एसिड वैल्यू, दूसरा सोपनिफिकेशन, बेनेडिक्ट और आयोडीन वैल्यू। तो वसा के असंतृप्त होने का स्तर का अनुमान आयोडीन वैल्यू से लगाया जाता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? ठीक है। तो वसा अम्ल, माफ कीजिएगा यार अजीब सी खांसी आ रही है। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड है? लिनोलेइक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, फॉर्मेटिक अम्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिनोलेइक अम्ल, या ठीक है लिनोलेनिक अम्ल भी कहते हैं इसको, ऑप्शन का।
ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 किसके लिए आवश्यक होता है? ये क्या करता है कि आपके शरीर की क्रिया को, काम करने को आपको एक्टिव बनाता है, क्रियाशील रखता है, स्वस्थ रखता है, त्वचा के लिए आवश्यक होता है। लिनोलेनिक अम्ल त्वचा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम होती है? क्वेश्चन टफ बना दिया है पूछने के तरीके से, लेकिन ये बहुत ही इजीली चीज़ पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति 1 ग्राम से। तो वसा से, प्रोटीन से, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से। तो हमें पता है कि वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम, प्रति ग्राम में 9 कैलोरी। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, 15 पे। निम्नलिखित में से कौन पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो हमें इस पर नहीं पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन क्या है? ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें अम्ल लिखा है, तो ये ना सोचिए कि अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ बसीय अम्ल भी, ये बसीय अम्ल ये फैटी एसिड है, बस इसमें बसीय नहीं लिखा है, तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, सही है ये। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन पूफा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ओलिक अम्ल। ठीक है, पूफा का ओलिक अम्ल उदाहरण नहीं है, ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वसा अघुलनशील है किसमें? ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में, पानी में। तो वसा पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलिन, लिनोलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जब वसा को काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है तो एक हानिकारक पदार्थ जो बनता है उसे बोलते हैं एक्रोलिन। ठीक है, ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पित्त आवश्यक होता है प्रोटीन के पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, वसा के पाचन के लिए, और उपयुक्त में से सभी। तो पित्त किस लिए आवश्यक होता है? पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त जो होता है वो यकृत से निकलता है। ठीक है, तो यकृत से निकलता है, और यह किसके लिए आवश्यक होता है? वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्न में से आवश्यक वसीय अम्ल हैं? लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, उपयुक्त में से सभी। तो जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही आवश्यक वसीय अम्ल हैं, मतलब कि एसेंशियल फैटी एसिड हैं। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन लास्ट का ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 20। वसा का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, अमीनोल। तो वसा का रासायनिक नाम है ऑप्शन का ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 20 डिग्री ताप पर निम्न में से क्या नहीं जमता है? तेल, वसा, दूध और जल। तो इसमें से दूध और जल की बात नहीं की जाए थी, इसमें तेल और वसा को पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो 20 डिग्री पे तो ये भी नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा। तो 20 डिग्री ताप पर निम्न में से क्या नहीं जमता है? तो इसमें हम तेल को बताना चाह रहे थे। ठीक, तेल जो होता है यह एक असंतृप्त वसा है जो कि 20 डिग्री ताप पर नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन संयुग्मी लिपिड है? उसका उदाहरण है वसा, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होता है संयुग्मी लिपिड में? लिपिड के साथ एक अन्य तत्व जुड़ता, अन्य पोषक तत्व जो जुड़ते हैं वही आपका संयुग्मी लिपिड है। तो जैसे प्रोटीन जुड़ जाए, या वसा, कार्बोज जुड़ जाए, मिनरल्स कोई जुड़ जाए, खनिज। ठीक, तो इसमें आपका संयुग्मी लिपिड का उदाहरण है लाइपोप्रोटीन, कभी कभी इसे लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा बुरा लिपोप्रोटीन है? ऑप्शन है आपका एलडीएल, मतलब एल से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी, बीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी, इनमें से कोई नहीं।
तो बुरा लिपोप्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन क LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह क्या करता है? रक्तवाहिनियों में क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को जमा करने लगता है। और HDL क्या करता है? LDL को वापस यकृत में लेकर आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे सब में आगे mg होगा, मिलीग्राम। ठीक, मिलीग्राम। तो मानव में कुल कोलेस्ट्रॉल मात्रा होती है कितनी? तो 500 mg, 299 mg, 200 mg, 150 mg। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ग 200 mg, यानी कि मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। रक्त में वसा के कण क्या कहलाते हैं? रक्त में जो उपस्थित वसा होती है उस वसा के कण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, काइलोमाइक्रोन्स, विंटराइजेशन। तो रक्त में वसा के कण को जो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा के ना होने पे एनर्जी देते हैं, वो क्या होते हैं? रक्त में वसा जमा होती है, उसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 26, वसा को पानी में मिलाकर फेंटा जाए तो वसा छोटे छोटे कण में बदल जाती है, मतलब अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एमल्सिफिकेशन, जिलेटिनाइजेशन, कैरामलाइजेशन, रेसिडिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन का एमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, तेल को बार बार गर्म करने से उत्पन्न गंध कहलाती है? एक्रिलिक, रेसिडिटी और शॉर्टनिंग और प्लास्टिसिटी। तो रेसिडिटी क्या कहलाती है? आपका बार बार गर्म करने से उत्पन्न जो गंध होती है रेसिडिटी कहलाती है। विकृत ग्रंथिता, इसको एग्जैक्टली हिंदी में देखते हैं, विकृत ग्रंथिता। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो वसा होती है, जो हम गर्म करते हैं, तो वसा के कण किस में बदल जाते हैं? एल्डिहाइड में बदल जाते हैं, एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से वसा का परीक्षण नहीं है? जैविक मूल्य, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, उपयुक्त सभी। तो जैविक मूल्य प्रोटीन का परीक्षण है, ठीक। और एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू ये फैट का, तो परीक्षण नहीं है। तो 28 का ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तेलों का कठोरीकरण किसे कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। कैरमलाइजेशन नहीं, ये सुक्रोज में होता है। हाइड्रोजनीकरण, पाश्चराइजेशन, साबुनीकरण। तो तेलों का कठोरीकरण अर्थात असंतृप्त वसा का संतृप्त में बदलना, जैसे डालडा एग्जाम्पल के लिए। तो इसका ऑप्शन राइट है ऑप्शन ख, हाइड्रोजनीकरण। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मधुमेह किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की कमी के कारण, ग्लूकोज की अनुपस्थिति के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। तो जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आज हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।